नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रिया आपके साथ। बात होगी आज ई शिक्षा की, जो इस वक्त सभी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए एक बड़ी परीक्षा बनती जा रही है, जिसमें सफल होना काफी मुश्किल हो रहा है। ऑनलाइन शिक्षा छात्रों और शिक्षकों के लिए पहले से ही एक बड़ी परीक्षा बनी हुई थी। कोरोना काल में जहां छात्रों के लिए पढ़ाई से जुड़े होने का एकमात्र साधन ऑनलाइन शिक्षा ही है, वहीं अब एक नए सर्वे ने सभी को और भी ज्यादा चौंका दिया है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में आ रही दिक्कतों के कारण करीब 43% दिव्यांग बच्चे पढ़ाई छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दिव्यांगों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन स्वाभिमान ने मई में ओडिशा, त्रिपुरा, चेन्नई, सिक्किम, नागालैंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में यह सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों समेत कुल 3627 लोगों ने भाग लिया। 86% दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि वो तकनीक का इस्तेमाल करना नहीं जानते और करीब 81% शिक्षकों ने कहा कि उनके पास दिव्यांग छात्रों तक पहुंचाने के लिए शिक्षण सामग्री नहीं है। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि शिक्षकों ने साफ तौर पर 64% जो दिव्यांग बच्चों के पास घर में स्मार्टफोन या फिर जो कंप्यूटर होने चाहिए वो नहीं है। 67% छात्रों ने कहा कि उन्हें ऑनलाइन शिक्षा के लिए टैब या फिर कंप्यूटर की आवश्यकता है। 74% दिव्यांग बच्चों ने यह कहा है कि उन्हें पढ़ाई के लिए डेटा, वाईफाई की आवश्यकता है, जबकि 61% सहायक की आवश्यकता बताई गई है। दरअसल 61% भी ऐसे छात्र हैं और हम दिव्यांग छात्रों की जब बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ क्या परेशानियां सामने आ रही हैं उस पर हमने चर्चा की। बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर कई चीजों को लेकर, तकनीक को लेकर खास तौर पर बात करना, क्योंकि हम शुरुआत से लेकर अब तक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन शिक्षा है, जो ई शिक्षा है, वो बार बार क्यों एक परीक्षा के रूप में सामने आती है। गरीब वर्ग के बच्चों की बात की जाए तो वहां पर ये साफ समझ आता है, ये पता चलता है, तस्वीरों में भी दिखता है। वो खुद बोलते हैं कि हमारे पास तो मोबाइल जैसी जो चीजें हैं वो उपलब्ध नहीं है, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास इंटरनेट डलवाने के लिए पैसे नहीं है। फिर ई शिक्षा हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ अब जब दिव्यांगों के, खास तौर पर 43% दिव्यांगों के शिक्षा को छोड़ने की, पढ़ाई को छोड़ने की खबर सामने आई, तो उन्होंने भी कहा कि तकनीक का इस्तेमाल करना इस वक्त काफी मुश्किल हो रहा है। और उसके साथ साथ देखिए, जब बहुत सारे बच्चे एक साथ क्लास में जुड़ते हैं तो ऐसे में उन दिव्यांग बच्चों को काफी परेशानी होती है, क्योंकि वो नहीं समझ पाते कि आखिर किस तरह से पढ़ाई कर सकें। तो क्या उनके लिए कोई अन्य विकल्प होना चाहिए, या फिर बाकी, हम जब ई शिक्षा की बात करें तो बाकी चीज़ों में भी कोई अन्य विकल्प को यूज़ करना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा में किस तरह से परेशानी आ रही है उसकी हम बात करें। तकनीक का इस्तेमाल क्यों एक बड़ी समस्या बन रहा है, इसके साथ साथ कैसे उचित कदम उठाए जाएंगे। साथ ही क्या 43% दिव्यांग बच्चे इस कारण से पढ़ाई छोड़ देंगे। इंटरनेट की समस्या के बीच मुश्किल ऑनलाइन शिक्षा दिखाई दे रही है। इंटरनेट की जो समस्या है वो सबसे बड़ी पहले तो दिखाई दी, जो शिक्षकों के सामने भी सामने आई है। सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि शिक्षक भी काफी ज्यादा परेशानी अपनी बयां करते हुए नजर आते हैं। अशोक कुमार इस वक्त हमारे साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा के महासचिव जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है अशोक कुमार जी आपका। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से आप जुड़ रहे हैं और ऐसे में प्राइवेट स्कूलों पर तो लगातार सवाल भी उठते रहे हैं कि जो ई शिक्षा है, ऑनलाइन जो शिक्षा है, उसके बारे में अगर बात की जाती है अभिभावकों से तो उनका ये कहना होता है कि काफी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो क्या कोई तकनीक को लेकर कोई अन्य विकल्प सामने आ सकता है, कोई कदम उठाया जा सकता है उचित, या फिर ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा चाहे कोई भी दिक्कत आती रहे? ये सरकार की तरफ से आज कोविड-19 को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा का आदेश जारी किए गए जी, जिसमें प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल उस आदेश का पालन करते हुए एजुकेशन ऑनलाइन को देने का कार्य कर रही है। लेकिन उसमें कुछ हैं विपत्तियां, जैसे रूरल क्षेत्र में या मिडिल क्लासेस या पुअर क्लासेस जो है पेरेंट्स, उनके पास ये नेट या एंड्रॉइड फोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि कम से कम जो स्ट्रेंथ है उसमें 10% ऐसे बच्चे हैं
जो ऑनलाइन शिक्षा से वंचित है प्रेरित, उनका कार्य नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास फोन की सुविधा, नेट की सुविधा नहीं है, और पेरेंट्स के पास भी ये कैपेसिटी नहीं है कि उनको इस प्रकार से फोन को दिलवाया जाए या उन शिक्षा को उन बच्चों को दिला सके, कोई व्यवस्था में नहीं है। तो स्कूलों को तो ये है मैम, सरकार के आदेश से कोविड-19 की उसका पालन करना सरकार के आदेशों का हमारा दायित्व बनता है। उस अनुसार हम यानी अपनी अशोक कुमार जी, तरफ से आप ये जानते हैं दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सिर्फ सरकार के आदेशों का पालन करना है, इसीलिए आप ऑनलाइन शिक्षा के खास तौर पर इस वक्त समर्थन कर रहे हैं या फिर पैरवी कर कोविड-19 रहे में हैं? क्या है मैम, मेरी क्लास तो हो नहीं सकती, बच्चा क्लास स्कूल आ नहीं सकता। नहीं अशोक तो कुमार जी, ये वो बिल्कुल ठीक है। मैंने शुरुआत में ये कहा, बिल्कुल अशोक कुमार जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मैंने शुरुआत में ये कहा कि कोरोना काल के बीच तो सिर्फ एकमात्र ही साधन बचता है, ऑनलाइन शिक्षा ही साधन बचता है जो बच्चों को पढ़ाई से जोड़ कर रखे। लेकिन उसमें जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, अगर आप खुद समझिए कि आप अगर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के महासचिव हैं और एक स्कूल में दिव्यांग बच्चों की संख्या भी काफी होती है, उन दिव्यांग बच्चों में अगर पूरे देश में 43% ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जो पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं वो चीज सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा में आ रही दिक्कतों के चलते। इसमें क्या है मैम, जैसे देखो तकनीक हमारे देश में ये पहली बार अपनाया गया है इस चीज को। हम क्योंकि जैसे यूरोप कंट्री में से ये पॉलिसी पहले से भी अडोप्ट है, लेकिन हमारे पास ये ऑनलाइन जो है तकनीकी जो इंटरनेट के द्वारा सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश की गई, वो एकदम आपदा के कारण हुई, जिससे ये परेशानी स्टूडेंट्स को भी है, अभिभावक को भी है, स्कूल को भी है और सरकार को भी है। सभी को इसकी परेशानी का झेल है। सबसे ज्यादा बच्चों को है इसका नुकसान, क्योंकि तो बच्चा फोन के द्वारा जो स्टडी कर रहा है वो नेट के द्वारा है, वो कुछ परसेंट बच्चों के लिए भी घातक है, क्योंकि पढ़ाई के साथ दूसरा कार्य भी बच्चा उसमें जी। तो बच्चों को मेन प्रॉब्लम यही आ रही है कि जिस पेरेंट्स के पास इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो बच्चा से शिक्षा से वंचित रह गया। हमारे पास भी ये क्राइटेरिया है कि 10% हमारी स्ट्रेंथ होगी, इतनी 5% जरूर पाएगी, तो बच्चा देखिए इस प्रकार की सुविधा नहीं ले पा रहा है। संतोष राठी और जी, दीवान हम तो यहाँ बच्चे पर को तो शिक्षकों की भी खासकर बात है। कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर शिक्षकों की भी बात कर रहे हैं कि उनको कितनी दिक्कतें आ रही हैं। अभिभावक जो हैं, जो शिक्षकों अपने बहुत बच्चों को ज्यादा आ रही ऑनलाइन है। क्लासेस दिला रहे हैं, उनको कितनी दिक्कतें आ रही हैं, बिल्कुल छोटे से मैम, ये लेकर लगाओ बड़े कि तक के बच्चे हैं। निजी स्कूल को ठीक भी है, आ रही है, टीचर्स को भी आ रही है, अभिभावक को भी आ रही है। ठीक है। टीचर देखो अपना कार्य को छोड़ रहा है, नेट के द्वारा कार्य करवा रहा है। संतोष जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अशोक कुमार जी, संतोष राठी शिक्षाविद हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र कुमार गूगल सर्टिफाइड टीचर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष राठी जी, शिक्षाविद के रूप में आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? ऑनलाइन शिक्षा की अगर ई शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, शिक्षकों को, छात्रों को, अभिभावकों को जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, और अब जो एक सर्वे निकलकर सामने आया जिसमें ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा में आ रही दिक्कतों के चलते 43% ऐसे दिव्यांग छात्र हैं जो पढ़ाई छोड़ने की बात करें, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? संतोष जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? संतोष जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। संतोष जी, आप सुन पा रही हैं हमें? चलिए, संपर्क फिलहाल ठीक से नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे साथ अशोक कुमार जी लगातार जुड़े हुए हैं, नरेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, गूगल सर्टिफाइड टीचर हैं। नरेंद्र कुमार जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को? क्योंकि अब तो ये बड़ी समस्या यहाँ पर बन गई है। अगर 43% दिव्यांग छात्र ई एजुकेशन में आ रही दिक्कतों के चलते पढ़ाई छोड़ देंगे, क्या ये सही है? नहीं, गलत है या मैम, फिर क्योंकि इसके बच्चे लिए का- हमें देखो कोई और बच्चे का- तरीका खोजना होगा, कोई एक देखो, उचित कदम उठाना होगा? जो भी समाज है, जो भी देश है, जो भी प्रदेश है, वो शिक्षा से वंचित कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा ही है कि समाज का, देश का, राष्ट्र का निर्माण करती है। उससे कोई भी वंचित कोई भी बच्चा नहीं रहना चाहिए। हमारा भी प्रयास यही है कि समाज को अच्छा विकसित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए और उसको अच्छी से अच्छी तकनीक दी जाए। लेकिन माध्यम यही है मैम, कोविड-19 में इसके अलावा कोई माध्यम नहीं है। यदि कोई ऐसा माध्यम बनता हो तो आप बताएं मैम। हम क्योंकि
नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ अशोक कुमार जी, मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ। हम तो बार बार बोल ही रहे हैं कि जो जो दिक्कतें आ रही हैं हम तो उसको बोल ही रहे हैं, मीडिया तो बार बार उठा ही रहा है। नीरज जगाधरी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ कॉलर। नीरज, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल मैडम जी, सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। मेरा सवाल ये है मैडम, जो ये ऑनलाइन शिक्षा हो रही, हमारी सैलरी 7500 रुपए है, हम अपने बच्चों को मोबाइल कहाँ से लेके थे? इसमें हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने क्या कदम उठाए? ये जो ऑनलाइन शिक्षा हो रही, हम किसी से पैसे उधार लेके किस्तों पे लेके मोबाइल लाते हैं, फिर ये शिक्षा चल रही, स्कूलों ने अपना फीस बढ़ा दी ज्यादा, ठीक है, वो कहाँ से भरे? और हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने आम आदमी के लिए इसमें क्या कदम उठाए? 83-84 रुपए नगद कहते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की प्राइवेट संस्था में मिलते हैं, लेकिन प्राइवेट संस्था में 83-84 रुपए बिल्कुल नहीं मिलते। वहाँ चेकिंग कौन करवाएगा? मेरा ये सारा सवाल है, बताओ। नीरज, देखिए इस वक्त शिक्षा मंत्री क्योंकि हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, हाँ, हालांकि बार बार इस मुद्दे को लेकर बात की गई है हरियाणा के शिक्षा मंत्री से भी, अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्री से भी, लेकिन मैं बिल्कुल आपने जो चीज कही हम उसको बार बार रख रहे हैं यहाँ पर कि एक गरीब परिवार जिसके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो किस तरह से अपने बच्चों को शिक्षा पहुंचाएगा? जी, मेरी एक बात सुनो, मैं एक आम आदमी हूँ। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, मैं आपकी बार बार आवाज उठा रही हूँ। जितने भी परिवार ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, मोबाइल की सुविधा नहीं है, वो किस तरह से ई शिक्षा के माध्यम से बच्चों को जोड़ पाएगा? हाँ जी, मैं वही तो कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे अब आगे? इसमें सरकार ने क्या कदम उठाया? एक तो ये, दूसरा हमारी सैलरी अगर सरकार करती है कि मतलब प्राइवेट संस्था में लागू करी 83-84 रुपए, तो हमें क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं लेबर कमीशन चेक करती वहां से? ठीक है, शिक्षाविद संतोष राठी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संतोष जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? संतोष जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है संतोष जी से अभी भी हमारा, लेकिन गूगल सर्टिफाइड टीचर इस वक्त नरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र कुमार जी, मैं आपसे यही सबसे पहले पूछूंगी कि आपको क्या लगता है, अगर 43% दिव्यांग छात्र सिर्फ इसीलिए पढ़ाई से दूरी बना लेते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनको ऑनलाइन एजुकेशन की जो तकनीक है उसको समझने में दिक्कत हो रही है, उनको नहीं समझ आ रही, और इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा इस वक्त एक बड़ी परीक्षा हमारे लिए बन गया है? नरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अशोक जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि नरेंद्र कुमार जी से और संतोष राठी जी से हमारा संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है। लेकिन अशोक कुमार जी, प्राइवेट स्कूल्स पर लगातार पिछले दिनों से ही ये आरोप लगता आया है कि फीस वसूली को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, और ई शिक्षा जिससे बच्चों को जोड़ने में तकलीफ हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैम देखो, ऐसा तो कोई दबाव किसी रूप से नहीं बनाया जा रहा है, स्कूलों की तरफ से सच्चाई है, क्योंकि स्कूल की भी परिभाषा अलग अलग हो गई थी। जो मीडियम क्लास स्कूल है या रूरल क्षेत्र में स्कूल है, वो पेरेंट्स को, अभिभावकों को काफी सहानुभूति के रूप में देखते हैं और उनका साथ भी, सहयोग भी देते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन स्कूल के साथ साथ जो बड़ी विपत्ति मैम ये है प्रोजेक्ट में, स्टाफ सैलरी हो गई, जैसे लोन होता है, EMI होती है, टैक्स है, बिल है, स्कूल चार्जेस जो होते हैं मैम, वो सरकार की तरफ से 1% में राहत नहीं दी शुरू से। आज भी हम लोन स्कूल बैठे हैं और उनकी EMI भरते हैं, न कोई ब्याज माफ है, न कोई किस्त माफ है, जो स्टाफ की है। देखो, वो नेट के द्वारा बेचारा 300-400 रुपए का अपना नेट रिचार्ज करवाता है, उसके द्वारा वो बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा भी देता है, अपना टाइम भी देता है, समाज के निर्माण में अहम भूमिका गुरुजन की होती है। उसके माध्यम से इतना है कि उनका स्टाफ सैलरी का वेतन जो किया जाना चाहिए, मेहनताना देखो सबको मिलना चाहिए। हम भी चाहते हैं जो नहीं अशोक जी, देखिए ये अभिभावक है, ठीक है, हम हमारे से मिले, शिक्षकों की जो समस्या है उसको लेकर कहीं ना कहीं फीस लेना जरूरी, ये आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि ई शिक्षा उपलब्ध होने के बावजूद अगर बच्चों तक वो नहीं पहुंच रही है तो फिर एक परिवार क्या करे? नरेंद्र जी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए। नरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, गूगल सर्टिफाइड टीचर हैं आप, और इसी के नाते सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर जिसको लेकर आज हम सवाल आपका पे चर्चा कर रहे हैं? एक बार फिर से आप सवाल करिए। नरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज क्लियर है अभी? जी नरेंद्र जी,
सवाल मेरा यही है कि आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर, जिसमें हम सवाल आपका मैं खास तौर पर चर्चा कर रहे हैं। ई शिक्षा जो एक बड़ी परीक्षा इस वक्त साबित हो रही है शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, और ऐसे में जो नई रिपोर्ट सामने आई है, नया सर्वे सामने आया है, जिसके कारण अब 43% ऐसे दिव्यांग छात्र हैं जो पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ई एजुकेशन में उनकी जो दिक्कतें हैं, जो तकनीकी दिक्कतें हैं, वो लगातार बढ़ रही हैं। देखिए, ये क्राइसिस का टाइम है और इस समय में मैं ये मानता हूँ कि चाहे स्कूल है, चाहे अभिभावक है, चाहे स्टूडेंट्स है, वो एक परिवार का हिस्सा है। जब भी कोई संकट काल आता है तो परिवार को मिलकर चलना होता है। अभी जो दिक्कतें आ रही हैं वो सिर्फ इस वजह से आ रही है कि क्योंकि हम लोग कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को और टीचर्स कम्युनिटी को। अगर सारे मिलकर बैठ के इसका समाधान निकालेंगे तो निकल आएगा। आप कह रहे हैं कि 43% दिव्यांग जो है वो पढ़ाई छोड़ जाएंगे। मुझे तो ये लगता है अगर इसका समाधान नहीं निकाला गया तो बाकी नॉर्मल बच्चों पर भी इसका असर आएगा। आज अगर हम सोचे कि जो बच्चा एक सेकंड क्लास में पढ़ता है या थर्ड क्लास में पढ़ता है, वो 5 साल एक कड़ी मेहनत करने के बाद एक लेवल तक पहुंचा है और स्कूल ने बड़ा अच्छा कदम उठाया इसमें, एकदम से ई शिक्षा के जरिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी और बच्चों को कनेक्टेड रखा, है ना। अगर वो नहीं करते तो बहुत सारे बच्चों का लॉस होता। जो बच्चा आज दूसरी क्लास में पहुंचा है, दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है, वो अच्छे से रीड करना सीख गया है, लिखना सीख गया है, अगर वो 6 महीने स्कूल नहीं जाएगा या डिस्कनेक्टेड रहेगा वो तो भूल जाएगा सब कुछ। और जब वो स्कूल बैक करेंगे बच्चे तो टीचर्स के ऊपर सबसे बड़ा बोझ आने वाला है। जहाँ तक इसका सवाल है कि इसका असर बुरा आने वाला है आंखों के ऊपर या फिजिकली बच्चों के ऊपर, इसके ऊपर MHRD ने गाइडलाइंस दी है और स्कूल लगभग उसको फॉलो कर रहे हैं कि प्री प्राइमरी जो है वो एक आधे घंटे का पीरियड ले सकते हैं एक दिन में, है ना। और क्लास 1 to 8 2 पीरियड ले सकते हैं वो लोग 45 मिनट के, और 9 to 12 तक 4 पीरियड ले सकते हैं 45 मिनट। तो अगर प्रॉपर तरीके से उसको देखा जाए, उस टाइम पीरियड में देखा जाए तो एक अच्छी कक्षा ली जा सकती है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा सहयोग जो अपेक्षित है वो अभिभावकों की तरफ से है। ये स्कूलों और टीचर्स की तरफ से कोई कमी नहीं रही। 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ और 1 अप्रैल को क्लासेस शुरू हो गई। चाहे वो शिक्षक ट्रेन से नहीं थे, धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर मेथड से उन्होंने सीखा और आज वो एक्सपर्ट हो गए हैं ऑनलाइन शिक्षा के अंदर। लेकिन यहाँ जैसे मैंने कहा कि ये परिवार है, अभिभावक और जो टीचर्स के साथ मिलकर बनता है। अभिभावकों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बिल्कुल, प्रायोरिटी ये रखनी चाहिए कि बच्चों का नुकसान ना हो। लेकिन बहुत सारे अभिभावक, आप भी जानते हैं नरेंद्र जी, कि ऐसे हैं जिनके पास इस वक्त मोबाइल जैसी सुविधा नहीं है। बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जहां पर इंटरनेट सुविधा वो नहीं उपलब्ध करा पाते। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। नरेश जुड़ रहे हैं अम्बाला से हमारे साथ, एक दर्शक। नरेश, क्या कहेंगे आप? गुड इवनिंग, नरेश अम्बाला से बोल रहा हूँ। जी नरेश जी। ऑनलाइन एजुकेशन में प्रॉब्लम है मैम, स्पेशली सरकारी स्कूलों में एक्सेस नहीं है बच्चों को मोबाइल के साथ। एक मोबाइल है उनके पास पूरी फैमिली में, वो उनका फादर लेके कहीं काम पे चला जाता है, शाम को आता है। और ऑनलाइन एजुकेशन एक टीचर्स भी इसको जो है ना समझे कि एक टेक्नोलॉजी है, स्टूडेंट तो कहाँ समझेंगे, इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है। ओनली ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे व्हाट्सएप चल रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, उसका जवाब आता है कि नहीं आता है। तो अगर 60 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 4-5 ही रिप्लाई करते हैं और बाकी नहीं करते हैं, तो उनको उनके पेरेंट्स से भी बात करें, वो कहते हैं जी फोन लेके लगा तो रहता है बच्चा, क्या करता है हमें पता नहीं। पेरेंट्स आर आल्सो इलिटरेट और लेस एजुकेटेड, उनको भी पता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम ये है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम जो है ना लॉकडाउन की बिगनिंग में आ गई, सेशन बिगनिंग में। एक बार सेशन शुरू हो जाता, उनको समझा देते कि ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा प्लान है, हम ऐसे चलेंगे और ये आपने 2 कॉपी लगानी है, इसमें आपने क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो कुछ भी बच्चों को पता नहीं है और टीचर्स को भी मोस्टली ट्रेनिंग नहीं है। डिस्टेंस एजुकेशन का एक सब्जेक्ट होता है अलग से, ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए थी। अभी ये जो लॉकडाउन चल रहा था, यानी नरेश जी का सीधा कहना है, नरेश जी आपका, कि जो क्लासेस में जाकर, स्कूल में जाकर जो पढ़ाई हो पाती थी वो कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई देती ऑनलाइन शिक्षा में। नहीं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू फेस टू फेस लर्निंग।
और लेकिन आपने बिल्कुल आपने ये गवर्नमेंट भी स्कूल कहा कि कोई फायदा नहीं हो रहा है इस शिक्षा का। कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो स्कूल या तो स्टार्ट होने चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, 3 दिन भी बैच बना दे, अगर 3 दिन में भी, वीक में 1 दिन 2 दिन भी स्कूल में बच्चे आ जाए तो लेकिन उनको हम देखिए, पूरे बच्चों की वीक का सुरक्षा काम को लेकर भी अभिभावक बार बार ये पूरे कहते आए हैं कि उनकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। सुरक्षा ज्यादा चलिए, जरूरी है मैडम। सुरक्षा तो सभी सभी फील्ड में है। डेली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, फिर क्या हम रोड पे ठीक चलना है छोड़ देते हैं? ठीक है नरेश जी, जो आपने अपनी बात रखी है, नरेंद्र कुमार जी, आपने सभी चीजें सुनी और खास तौर पर आपने सुना कि सरकारी स्कूलों में तो बहुत ज्यादा दिक्कतें ऐसी हैं जो ई शिक्षा के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश बच्चों तक की जा रही है, वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। नहीं, देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरह से हमारे फिजिकल स्कूल लगते थे और बच्चे आमने सामने बैठ के क्लास में पढ़ते थे, उतना परिणाम तो आने नहीं आ सकता, क्योंकि टीचर्स को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्लासरूम को, पीयर लर्निंग को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। लेकिन हम बिल्कुल डिस्कनेक्टेड भी नहीं रह सकते बच्चों के साथ। ठीक है, मैं मानूं कि अगर 40% भी, 40% भी कंटेंट जो है पहुंच जाता है बच्चों के पास, ठीक है। और ये जो पेरेंट्स सभी जुड़े थे, इनका कहना था कि पता नहीं पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, इसका मतलब पता नहीं है। अगर प्रॉपर तरीके से एक पेरेंट टीचर मीटिंग भी रखी जा सकती है ऑनलाइन के ऊपर, और हम लोग करते हैं, पीटीएम भी करते हैं, और वहाँ प्रॉपरली पेरेंट्स की जो समस्याएं हैं उनको लिया जाता है, उनको समझा जाता है और उसको आगे उसको मॉडिफाई किया जाता है क्लास में। अगर ऐसा है तो उसमें गलती होने की संभावना कम रहती है और आउटपुट मैक्सिमाइज होता रहता है। ठीक है, मैं लेकिन आपके अगर पास उससे जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मंजू जुड़ रही हैं एक दर्शक कैथल से हमारे साथ। मंजू जी, क्या कहेंगे आप, क्या सवाल है आपका? हेलो। जी मंजू जी। हेलो, नमस्कार मैडम। जी हेलो। जी मंजू जी, आवाज मिल रही है आपको, कहिए अपनी बात। हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है मैडम। मैडम, हम जहाँ पर मेरा बेटा पढ़ता है ना स्कूल में, तो वो ना डेली क्लास नहीं ले रहे। सैटरडे संडे लेते हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई मजाक चल रहा है इनका। अच्छा। और छोटे से छोटे स्कूल में भी डेली की डेली ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और बच्चों को समझ में भी आ रहा है, बच्चे कर भी रहे हैं, एक उनको हैबिट भी पड़ रही है। लेकिन हाँ, जो जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है ना, उनको हमने बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं कि मैडम आप ना भी वीकली क्लास, मतलब डेली क्लास लो आप बच्चे की जूम पे, लेकिन वो ले नहीं रहे हैं। अब बताओ हम क्या करें? मंजू जी, ये दिक्कत तो बहुत कम ही स्कूलों में आ रही है हालांकि, लेकिन प्रदेश महासचिव इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, अशोक कुमार जी। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ऐसी जो बात है मैडम ने बताई, ये ऐसा प्रोसीजर हमारे सामने तो आया नहीं यूनियन के माध्यम से कभी भी। ठीक है, और हम रेगुलर वीकली क्लासेस देते हैं। नहीं, मैंने भी वही कहा, क्योंकि अभी तक जो सूचना मिली है, जो जानकारी है कि डेली क्लासेस लग रही हैं और एजुकेशन ऐप के द्वारा बच्चों को सिखाया भी जाता है। लेकिन अगर किसी ऐसे स्कूल में, किसी भी एक स्कूल में ऐसा हो रहा है तो उसमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। यदि संज्ञान मानता है तो हम उस स्कूल वाले से वार्तालाप भी करेंगे, बताएंगे, कहेंगे। ठीक है, लेकिन क्या है मैम, ई शिक्षा में क्या है, अभिभावक और गुरुजन यानी शिक्षा, टीचर है जो अध्यापक है, उन दोनों का कम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। बच्चे को तभी इस चीज में आगे बढ़ाया जा सकता है। संतोष राठी जी भी जुड़ गए हमारे साथ। संतोष राठी जी शिक्षाविद हैं। संतोष राठी जी, इस पूरे मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, सवाल आपका में। कॉलर्स हमारे से जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? ई शिक्षा जो एक बड़ी परीक्षा और इसमें सफल होना काफी मुश्किल होता जा रहा है छात्रों के लिए। देखिए, नमस्कार। मैं सरकारी स्कूल में यहाँ सोनीपत में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ, और जैसा कि हर चीज के दोनों ही पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जी। और ऐसी ई लर्निंग एक ऐसे संकटकालीन स्थिति में इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसकी निसंदेह इसमें कुछ समस्याएं भी आई हैं और इसका कुछ फायदा भी बच्चों को मिल रहा है। जहाँ तक अध्यापकों की बात की जाए, अध्यापकों ने जो विद्यालय में वो मेहनत करते हैं उससे लगभग ये समझिए डबल मेहनत उनको इस दौरान करनी पड़ रही है। और हमारे जो सरकारी स्कूलों में खास तौर पे समस्या आ रही है वो इस दौरान आई है जब लॉकडाउन की परिस्थितियां, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, पेरेंट्स बाहर निकलने लगे हैं, बच्चों के पास या घर में यूं कहिए एक ही स्मार्टफोन है जिस फोन पर वो बच्चे काम करते हैं।
अब पेरेंट्स उस फोन को अगर लेकर चले जाते हैं तो बच्चे वेट करते हैं और शाम को उनको वो फोन मिलता है, तब वो होमवर्क इस पर कर पाते हैं। ऐसे में हम ये आजकल ये चर्चाएं तेज हैं कि सरकार की तरफ से शायद गरीब परिवारों को टैब्स या स्मार्टफोन देने की चर्चाएं तेजी पर चल रही हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो बच्चे इसका ज्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे। लेकिन जब तक लॉकडाउन था तब तक मुझे लगा कि हमारे बच्चे ई लर्निंग के दौरान कुछ स्मार्ट हुए हैं। बच्चों ने ऑनलाइन क्विज करना सीखा है, बच्चों ने ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करने सीखे, टेस्ट वो दे रहे हैं। लेकिन देखिए संतोष हमारे जी, हम यहाँ पर बात करें कि वो कितने बच्चे हैं, उनकी संख्या कितनी है, क्योंकि बहुत सारी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक की शिक्षा से पूरी तरह से वंचित हैं। इसके साथ ही दिव्यांगों को लेकर जो एक सर्वे कराया गया मई में, उसमें निकलकर सामने आया कि 43% दिव्यांग ऐसे हैं। बार बार मैं इस चीज़ को इसीलिए उठा रही हूँ क्योंकि आज हम इसी मुद्दे को लेकर खास तौर पर कि 43% दिव्यांग छात्र शिक्षा छोड़ने, पढ़ाई छोड़ने की बात कह रहे हैं कि उन्हें छोड़नी पड़ेगी पढ़ाई। जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, जिस तरह की खास तौर पर तकनीक से जुड़ी दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं। देखिए, जहाँ तक मैं अपने विद्यालय की बात करती हूँ तो लगभग 75 to 80% बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं इस दौरान, और मेरी लगभग हर रोज 20 से 25 अभिभावकों से इस संदर्भ में बातचीत होती है। मैं फीडबैक लेती हूँ और लगभग 25 से 30% बच्चे ऐसे हैं जो जिनको घरेलू समस्याएं हैं, फोन अवेलेबल नहीं है, या कुछ लोग माइग्रेट भी हैं जो चले गए हैं, बिहार में चले गए हैं, यूपी में चले गए हैं छोड़ के, वो बच्चे हमारे से अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन 75% से 80% तक बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और लगभग मैं अपनी भी वीडियो बना के बच्चों के ग्रुप्स में शेयर करती रहती हूँ और बच्चों से कंटिन्यूस और उनके अभिभावकों से कनेक्टेड हूँ। निसंदेह ये भी डाउट है मुझे, कई बार होता है बच्चे इसका मिसयूज तो कहीं नहीं कर रहे हैं इस ई लर्निंग का, क्योंकि फोन उनके हाथ में है। तो मैं पेरेंट्स से ये लगभग चर्चाएं करती रहती हूँ कि वो अपने बच्चों पर नजर जरूर रखें, कहीं ऐसा तो नहीं है उनके बच्चे ई लर्निंग के बहाना लेकर किसी और चीज में लग गए हैं, किसी गलत आदत में तो नहीं जुट गए हैं। तो ये चीजें अभिभावकों को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जहाँ तक हमारे सरकारी स्कूलों में अभिभावक होते हैं वो ज्यादा अवेयर नहीं है, वो बच्चों को फोन प्रोवाइड करा देते हैं और बोलते हैं कि हमारा बच्चा सुबह से शाम तक ये पढ़ता रहता है इससे। लेकिन इन दिनों में हाँ दिक्कतें जरूर आ रही हैं। बहुत सारे अभिभावकों की मेरे पास ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई एक ही फोन है हमारे पास और हम इस फोन को उठा। ये ज्यादातर दिक्कत आती है कि बहुत सारे बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, कईयों के पास तो मोबाइल भी नहीं है। जी बिल्कुल, परिवार में एक ही स्मार्टफोन है और 2-3 बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो वो दोनों तीनों बच्चों को किस तरह से एक फोन प्रोवाइड कराएं। और लॉकडाउन खुलने के बाद तो फिर वो पेरेंट्स ले जाते हैं उस फोन को। ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या आजकल आ रही है हमारे सामने। ठीक है, मैं आपके पास संतोष जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बलविंदर जुड़ रहे हैं, एक दर्शक हमारे साथ। बलविंदर, क्या कहेंगे आप, क्या सवाल है आपका? बलविंदर, आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी बलविंदर, क्या सवाल है आपका? मैडम जी मैं कह रहा हूँ जिसके पास मोबाइल नहीं है ना वो, हेलो जी पूछिए सवाल। मैं ये कह रहा हूँ अगर जिसके पास मोबाइल नहीं है वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये आपका सवाल है। और ये सवाल ज़्यादातर आता है लोगों के पास। संतोष जी, आप इसका जवाब भी दे रही थी जब मैंने आपसे पूछा कि जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी दिक्कतें आपके सामने भी आती होंगी। जी बिल्कुल, इस संदर्भ में सरकार से, शिक्षा विभाग से लगातार बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी शायद कुछ इस तरह का बजट दिया जाएगा कि बच्चों को टैब या स्मार्टफोन वितरित किए जाएं। ऐसा कुछ कब, ये भी बड़ा सवाल है, वो कब होगा? क्योंकि अभी देखिए कितना समय निकल चुका है लॉकडाउन से अब तक की हम बात करें, मार्च से लेकर अब जुलाई भी खत्म होने वाला है। तो कब वो टैब दिया जाएगा, कब फिर उनकी पढ़ाई शुरू हो पाएगी, कब वो पढ़ाई खत्म हो पाएगी, कब सिलेबस हो पाएगा, ये भी तमाम सवाल हैं। लेकिन इस वक्त बनवारी लाल जुड़ रहे हैं, एक दर्शक हमारे साथ। जी बनवारी लाल जी। नमस्कार जी। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा संतोष जी राठी जी से सवाल है।
नंबर एक, मुझे इस बात की डेफिनेशन देंगे, शिक्षाविद हैं, नरेंद्र जी हैं, व्हाट इज द एजुकेशन एंड व्हाट अवर ऑफिसर वांट टू अवर सोसाइटी, आर दे डिस्टोरी अवर सोसाइटी एंड कंट्री। मैं कड़े शब्दों में एक बात इन शिक्षाविद महोदय से पूछना चाहता हूँ, हमारा राष्ट्र निर्माण में सहयोग क्या है? आज इस आर्थिक दशा में हम अध्यापकों ने राष्ट्र के लिए क्या काम किया है? क्या हम केवल वेतनभोगी और टुकड़ों पर पलने वाले शिक्षक नहीं रह गए हैं? मेरे इन प्रश्नों का उत्तर ये तीनों महानुभाव दें। इनको कोई अधिकार नहीं है मेरी माँ भारती मेरे देश के साथ ये किसी प्रकार का षड्यंत्र करें। 1 लाख से ज्यादा प्रत्येक अध्यापक को, जिसमें मैं भी एक अध्यापक हूँ, हमको घर बैठे मिल रहा है। क्या हमारा दायित्व नहीं है राष्ट्र के प्रति आज समर्पण करने का, या हम भौतिकवादी रहकर अपने देश को, हमारे मजदूरों को खाते रहेंगे? धन्यवाद। ठीक है, बनवारी लाल जी ने अपनी बात रखी और एक और दर्शक करण जुड़ रहे हैं हमारे साथ हरियाणा से। जी करण। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मतलब हमारे टीचर्स कह रहे हैं कि जल्दी ही मतलब ऑड इवन वाला फॉर्मूला लगेगा, स्कूल खुलेंगे। ये फेक न्यूज़ है या सच है? देखिए, अभी अगर मैं बात करूं एजुकेशन मिनिस्टर की, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर की, तो उन्होंने ये कहा है कि अभी सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन करण, आपका सवाल किससे है? मंत्री से ही है जी, शिक्षा मंत्री। देखिए, मंत्री जी तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, वरना मैं आपको सीधा आपका जवाब दिला देती। लेकिन करण, आपने सवाल किया और आपका सवाल है कि क्या ये अफवाह है या फिर सच है। देखिए, अभी तक कोई भी पुष्टि इस चीज़ की नहीं हुई है कि ऑड इवन के फॉर्मूले के साथ स्कूल कब खुल रहे हैं, कब उसकी तारीख होगी। हाँ, इससे पहले हरियाणा में इसको लेकर चर्चा ज़रूर हुई थी। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे थे ई शिक्षा, जो एक बड़ी परीक्षा इस वक्त बनी हुई है और उसमें सफल कैसे हो पाएंगे, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। टीचर्स का भी कहना है कि लगातार जो दिक्कतें सामने आ रही हैं उसको लेकर सरकार से मांग की जा रही है कि उन्हें सॉल्व करने के लिए हम कोई प्रयास करें। लेकिन वो प्रयास कब होंगे, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। ऐसे में कब उन बच्चों की पढ़ाई शुरू हो पाएगी जिनके सामने बार बार दिक्कतें आ रही हैं। और ऐसे में अगर इन्हीं दिक्कतों के चलते जो सर्वे में सामने आया है कि 43% दिव्यांग छात्र पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नजर आता है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।